वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, लेकिन टीचर सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। नमस्कार, उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू साहब, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वर्ग में, आज के इस क्लास में हम सभी विद्यार्थी जीएस यानी भूगोल के एक बहुत ही सुंदर अध्याय को लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हैं और इस क्लास के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी भूगोल के बहुत ही सुंदर सुंदर सवालों को जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, उनको आप लोग आज के इस क्लास के माध्यम से लगभग 30 क्वेश्चन को समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो सवाल होते हैं बाबू साहब, ये सवाल आप चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से अगर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये सारा सवाल उसमें पूछा जा रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए बाबू साहब आज के इस क्लास का हम शुरुआत करते हैं। आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को ही आज का शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जरा कि सवाल आज का जो रहेगा वो आप लोगों का जो सवाल रहेगा बाबू साहब, आज हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग यानी मुख्यतः आप लोग संसाधन के बारे में जान पाएंगे और हमारे जो देश भारत है इसमें किस प्रकार के संसाधन है, कौन कहाँ है नहीं है, इन सारे चीजों को समझ पाएंगे। दोस्तों आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें बाबू साहब हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। आप लोग जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा आज आधुनिक देशों के लिए, आधुनिक विकसित देशों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो गया है। परमाणु ऊर्जा से न जाने कितने कितने ज्यादा से ज्यादा चीज चलते हैं, एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो ये कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। बाबू साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक जगह है जहां पर यहाँ पर जो है क्या बनाया जाता है जानते हैं, परमाणु ऊर्जा से जो है यानी यूरेनियम को तोड़ करके परमाणु ऊर्जा का जो है सो उत्पादन किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। यानी परमाणु जो पहला स्थापित किया गया था परमाणु ऊर्जा केंद्र, वो कहाँ हमारे देश में स्थापित किया गया था, तो तारापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। और ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि तारापुर कहाँ पर है, तो तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये एक बात आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आइए बाबू साहब अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। देखिए बाबू ये कितना अच्छा सवाल है कि ऐसा जीव जो केवल और केवल भारत देश में पाया जाता है, दुनिया के और किसी भी देशों में नहीं पाया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है अपने लोगों के लिए कि हम लोग भारत में रहते हैं। और अब सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। हमारे गांव देहात में इसे सोंस के नाम से जाना जाता है, सोंस हम लोग कहते हैं। और पानी में एक बहुत ही अच्छा जो है सो छलांग लगाते रहता है, काले रंग का जीव होता है और ये बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है बाबू साहब, ये याद रखिएगा। डॉल्फिन जो होता है ये बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है और ये एक प्रकार का मैमल होता है, यानी ये क्या होता है अपने बच्चे को जो है बच्चे का जन्म देता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मछली वर्ग में नहीं आते हैं। ठीक, डॉल्फिन आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गंगा आप लोग जानते हैं, गंगा नदी को साफ करने में तो इस डॉल्फिन का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ठीक, आइए बाबू साहब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बाबू साहब काली मिट्टी, अपने भारत देश में बहुत सारा मिट्टियां पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, बहुत सारे मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोना साहब काली मिट्टी को और रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी बाबू बहुत ज्यादा जो है इसमें कपास नामक जो फसल होता है ये बहुत ज्यादा होता है। कपास एक रेशेदार फसल होता है, आप लोग जानते होंगे, इससे रेशा की प्राप्ति होती है जिनसे बाद में चल करके रुई, धागा और धागा से फिर कपड़ा का निर्माण किया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो रेंगूर मृदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा होता है और ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां पर कपास जो है ये आप लोग जानते होंगे कि बहुत अधिक होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल में। भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है
वन का बाबू साहब विस्तार था, ये आप लोगों को बताना है कि भारत में जो है 2001 तक कितने प्रतिशत वनों का विस्तार था। तो भारत हमारे देश में बाबू साहब 2001 का ही बात है, अभी तो हालांकि बहुत दिन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 20.60 यानी 20.60% जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे देश में, हमारे भारत देश है बाबू, इनका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, जिसका 20.6% भाग पर वनों का क्या है, विस्तार है। बाबू साहब आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है सुना कि पंजाब की भूमि, पंजाब जो भूमि है, पंजाब की जो भूमि है वो निम्नीकरण हो गया है उनका। निम्नीकरण का मतलब क्या कि जिस गुणवत्ता से वो पहले फसल की उपजाऊ करता था बाबू साहब, उस गुणवत्ता के साथ अब वहां फसल की उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है ना। यानी वहां की भूमि में निम्नीकरण हो गया है, उनकी गुणवत्ता घट चुकी है। तो आखिर क्या कारण है इसका जो है, मतलब कि वहां पर भूमि का निम्नीकरण हो गया है सोना सब। तो ये बताइए, क्या वनोन्मूलन के कारण, गहन खेती के कारण, अति पशुचारण के कारण, या अधिक सिंचाई के कारण? कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो बाबू साहब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मूलभूत कारण है ये आपका है अधिक सिंचाई। ये क्या है आपका? अधिक सिंचाई। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। यहाँ पर सिंचाई बहुत ज्यादा किया गया। अब देखिए, आप कहिएगा सर सिंचाई तो अच्छा बात है कि अधिक किया जाएगा, तो नहीं, कोई भी चीज एक सीमा से अगर अधिक हो जाता है बाबू साहब तो फिर उसमें क्या होगा कि कठिनाई तो उत्पन्न हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि का क्या हो गया, निम्नीकरण हो गया। हालांकि आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हमारा जो पंजाब राज्य है हमारे देश का, ये बहुत ही अच्छा राज्य है और ये फसलों के उत्पादन के लिए खास करके बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ एक राज्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है सुना कि यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ये कहाँ है, बताइए। यूरेनियम, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के लिए या कोई भी आधुनिक देशों के, विकसित देश के लिए यूरेनियम कितना बड़ा एक तत्व होता है। यूरेनियम से ही परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है ना। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिर्कोनियम, इन सारे तत्वों से क्या बनाया जाता है आप लोग जानते होंगे, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और याद रखिएगा कि यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादन स्थल है ये जादूगोड़ा है, झारखंड का इलाका जो है जादूगोड़ा में, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है ना। पूर्वी सिंहभूम जिला वहां पर एक जिला है और जहां पर जादूगोड़ा सोना एक गांव है, इसी गांव के जो खदान है उस खदान में यूरेनियम का क्या होता है, खनन होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाबू साहब आप लोग डिगबोई के भी बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि डिगबोई हमारे देश के असम राज्य के एक जो है जगह है, यहाँ पर तेल का कुआं है, तेल का खनन किया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी आप लोग जानते होंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि कॉफी का जो है खेती का शुरुआत यहीं पर बाबा बुदन नामक व्यक्ति किए थे। और घाटशिला भी बाबू झारखंड में ही है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जादूगोड़ा। समझने में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सुना सब? आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि देश के बांधों को, देश में जो बांध है बाबू साहब, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, बताइए। कि देश के जो बांध होते हैं उन्हें भारत का मंदिर कहा गया। मंदिर का मतलब क्या कि वो ऐसा जगह जहां पर भगवान का निवास होता है ना। ऐसा जगह जो बहुत सारे इच्छाओं का पूर्ति कर पाता है, बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति कर पाता है। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे देश के बांधों को भारत का क्या कहे थे, मंदिर कहे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबू पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही दूरगामी दृष्टि के नेता थे बाबू। हमारे भारत देश में ये इन्हीं के समय में बहुत अधिक बांधों का निर्माण किया गया था। भाखड़ा नंगल परियोजना आप लोग जानते होंगे। तो ये उन्हें कहे थे क्या कि ये जो है भारत का मंदिर है, आधुनिक भारत का ये मंदिर है, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है ना। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि चाचा नेहरू के जन्मदिन पर ही तो हम लोग बाल दिवस भी मनाते हैं। क्या इन्हें चाचा नेहरू, पंडित नेहरू भी कहा जाता है? हमारे भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार के ही रहने वाले थे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला हमारा सुना सवाल है कि आप लोग ये जानते होंगे कि सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है बाबू, ये आपको बताना है। देखिए, हमारा ये जो धरती है बाबू, सृष्टि का विकास आप देखिएगा तो सूरज के ही कारण हो पाया है। सूरज अगर नहीं रहेगा, सौर ऊर्जा अगर नहीं रहेगा तो ये जो है धरती पर ऊर्जा का ही स्रोत समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि ये ऐसा संसाधन होते बाबू, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार का पुनः पूर्ति योग्य जो है सो संसाधन होता है सौर ऊर्जा। ये कभी चूंकि समाप्त नहीं होता है ना। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कितना अच्छा से देखिए सवाल सब है, और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम चाहते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को समझाएं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हर एक टॉपिक को, हर एक पहलू को लेकर के हम अपने बच्चे को अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बाबू सब, आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है ये एक ग्रह है, और इस पर 71% भाग पर पानी है और मात्र 29% भाग पर ही क्या है, स्थल है। ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। ठीक इसी तरीका से आप लोग जानते होंगे कि 71% भाग पर पानी की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, ये ग्रह जब इसको ऊपर से देखा जाता है तो नीले रंग का दिखने लगता है। किस रंग का दिखने लगता है बाबू सब? नीले रंग का दिखने लगता है। तो इसलिए आप लोग ये जान सकते हैं कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, जरा बताइए? नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह जो है कहा जाता है। आप लोग ये जान सकते हैं। पृथ्वी देखिए नीला, अधिकांश भागों पर क्या है, पानी ही पानी है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? वह कौन ऐसा राज्य है बाबू जहां पर खनिज तेल का विशाल भंडार है? मतलब कि जमीन के अंदर पर वहां पर जो है सो बहुत ज्यादा तेल है। असम में, कि राजस्थान में, कि बिहार में, कि तमिलनाडु में? बिहार तो ऐसा राज्य है कि बाबू यहाँ पर तो तेल का कोई बात ही नहीं, खनिज का ही कोई बात नहीं करिए, है ना। तो ये जो आप लोग जानते हैं बाबू, खनिज तेल का विशाल जो भंडार है, ये असम राज्य में है बाबू। और असम का आप लोग इस तरीका से अगर कभी इसका मैप देखे होंगे तो असम का इस तरीका का मैप है। और इधर बाबू इसका 3 सा जगह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है: डिगबोई, नहरकटिया, डिब्रूगढ़। डिगबोई, डिब्रूगढ़, नहरकटिया। डिगबोई, डिब्रूगढ़, नहरकटिया। ये 3 ऐसे जगह है बाबू असम राज्य में जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का खनन किया जाता है, जो है वहां पर जमीन के अंदर में तेल है। तो असम में इस इलाका में 3 जगह होता है। ये 3 जगह का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा: डिगबोई, डिब्रूगढ़, नहरकटिया। डिगबोई, डिब्रूगढ़ और नहरकटिया, ये जो है असम के 3 ऐसे जगह का नाम है जहां पर खनिज तेल का जो है विशाल भंडार है, यानी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर भंडार है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा, यानी मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है, मतलब क्या, ऐसा मिट्टी जहां पर बालू ही बालू हो। समझ लीजिए कि ऐसा रेगिस्तान की तरह बालू ही बालू हो। मरुस्थलीय मृदा हम लोग उसी को कहते हैं। किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एक ऐसा राज्य जहां पर बहुत ही ज्यादा अधिक भागों में मरुस्थलीय मृदा है और थार भी यहाँ पर पाया जाता है ना। हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, 10% इलाका जो है कवर करता है अपने पूरे क्षेत्रफल का। भारत देश के क्षेत्रफल का 10% राज्य, 10% भाग जो है कवर करता है, और उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान। समझने में कोई दिक्कत बाबू? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान जो है बाबू, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का बहुत ज्यादा अधिक भागों में विस्तार है। और थार मरुस्थल तो यहीं पर है। इंदिरा गांधी नहर भी यहीं पर है। सुना क्या? इंदिरा गांधी नहर आप लोग जानते होंगे कि ये एक बहुत ही लंबी नहर है जो सिंचाई के लिए यहाँ पर भेजा जाता है थार के इलाकों में, जो राजस्थान में है। राजस्थान में कई सारा मेला भी लगता है, जैसे पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है ना। यहाँ की सवारियां देखिएगा तो ऊंट की सवारी किया जाता है, क्योंकि ऊंट को तो ही कहा जाता है जो है मरुस्थल का जहाज। चलिए आइए
अगला हमारा सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का सोना राष्ट्रीय पक्षी, इसमें तो समझने वाला बात ही नहीं है कोई कि ये मयूर है, मोर है बाबू। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और ये जानते होंगे कि मोर जो है एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला जीव है, बहुत ही सुंदर देखने वाला पक्षी है। और ये जानते होंगे कि सांप, मेढक, इन सब सारे चीजों को ये खा जाता है। ये जो पंख फैलाते हैं तो बहुत ज्यादा इनकी दृष्टि जो होती है, इनके जो दृश्य होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और बादल जब लगता है वर्षा के समय में ये काफी नाचने लगता है। ठीक, मयूर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बाबू सब, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हम लोगों का जो शरीर है ये क्या होता है कि अधिकांश जो है कोशिका में पानी का ही मात्रा भरा होता है। तो किसी किसी सवाल में इसका 60% भी, 65% भी दिया रहता है, 70 भी दिया रहता है। तो ये आप लोग मान करके चलिएगा कि अधिकांश भागों में पानी होता है। तो 65 या 70, किसी किसी में 60 भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग 65 या 70 के रूप में लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से बाबू सब, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? यानी जंगल जो होता है उसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं? तो बाबू सब, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है संरक्षित वन क्षेत्र, एक होता है आरक्षित वन क्षेत्र और एक होता है ग्राम वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता है, संरक्षित वन क्षेत्र में कोई जा सकता है, ग्रामीण के लोग परमिशन से जा सकता है। और ग्राम क्षेत्र जो वन होता है उसमें कोई भी व्यक्ति आराम से जा सकता है। तो याद रखिएगा 3 वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार आप लोग जानते हैं 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी इस सवाल में बाबू साहब ये पूछा जा रहा है कि 1948 में, यानी हमारा देश जब आजाद हुआ उसके 1 साल बाद बाबू साहब, कि हमारे देश में कितने प्रतिशत हेक्टेयर पर एक एनजीओ के अनुसार जो है सो वन का विस्तार था? तो बाबू साहब 600 है, 400 है, 800 है, 500 है। लेकिन इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर आपका हो जाता है 400 करोड़ हेक्टेयर। और आप लोग ये भी ध्यान में कर लीजिएगा कि 1 हेक्टेयर का मतलब हो जाता है, 1 हेक्टेयर का मतलब हो जाता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर जो है ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 10,000 मीटर स्क्वायर जो है 1 हेक्टेयर बराबर होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 400 करोड़ हेक्टेयर जो है सो एक एनजीओ रिपोर्ट के अनुसार 1948 में हमारे देश में क्या था बताइए? वनों का विस्तार था। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1 टन, टन का मतलब समझते हैं बाबू सब? टन का मतलब हो जाता है 1000 केजी, 1000 किलो बाबू, है ना। इस्पात बनाने के लिए कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? बाबू सब, इस्पात जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है और जिसमें कई धातुएं मिला करके जो है इस्पात को बनाया जाता है, जिसमें मैंगनीज भी मिलाया जाता है। तो कहा गया है कि अगर 1 टन यानी 1000 किलो का, 1000 किलो का अगर हम इस्पात बनाते हैं तो उसमें कितना लगेगा, कितना केजी जो है मैंगनीज लगेगा? तो बाबू साहब इसमें याद रखिएगा कि 10 किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। मैंगनीज बहुत ही अच्छा तत्व होता है और ये याद रखिएगा अधिकांश जो है मिश्र धातुओं का एक कंपोनेंट होता है, घटक होता है मैंगनीज। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं अच्छा से? मन अगर लग रहा है, हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आपसे विनती करते हैं कि अगर आप हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब ना करना ना भूले। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए, मैंगनीज का उपयोग हो गया है, 10 किलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोयले का बाबू सब सवाल पूछा जा रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का जो है सबसे अच्छा प्रकार कौन होता है? तो बाबू सब आप लोग जानते होंगे कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, इसी तरीका से एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा होता है, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, अच्छा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चारों उसमें नाम दिया ही है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, यानी इससे अच्छा कोई भी कोयला अभी तक ज्ञात नहीं है।
ठीक है। जबकि सबसे घटिया कोयला अगर कहा जाएगा बाबू तो आप लोग याद रखिएगा पीट को कहा जाता है ना। और भूरा कोयला किसको कहा जाता है तो लिग्नाइट को कहा जाता है। ठीक है, आइए मेढक, बहुत अच्छा। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन होता है, केमिकल होता है, वो क्या होता है बाबू साहब? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि मेढक एक कैसा जीव होता है तो उभयचर जीव होता है, यानी वो स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। लेकिन ये अपना अंडा जो होता है बाबू, ये पानी में ही, ये निषेचन जो है पानी में ही करता है। आप लोग जब वर्षा होता होगा तो एकदम पीला पीला वाला बड़का धौसा वाला बैंग देखते होइएगा, नहीं देखे हैं? पीला वाला जो पानी में टर टर करते रहता है ना। जो है सो तो मेढक जो प्रजनन करता है, प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कर देने वाला जो केमिकल आता है, रसायन आता है, बताइए ये कौन होता है? क्या बेंजीन, यूरिया, इन सब चीज से हो जाएगा? नहीं बाबू, ये एक प्रकार का एंड्रीन नामक केमिकल आता है जो मेढक के क्या कर देता है, प्रजनन को नष्ट कर देता है। यानी मेढक जो है अपना अगर जो निषेचन करता है, अंडा देता है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए अगला सवाल है कि बिहार में अति जल दोहन से मतलब कि बिहार में अति जल दोहन मतलब यहाँ का जो जल है वो प्रदूषित है बाबू, बहुत ज्यादा इसमें प्रदूषण की मात्रा पाया गया है। तो भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी वह कौन ऐसा तत्व है सुना हो जिसके कारण से बिहार का जो जल है वो प्रदूषित हो गया है, यानी और जो जहरीला भी होता है वो बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबू साहब आर्सेनिक। कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आर्सेनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में संख्या भी कहा जाता है। आर्सेनिक को हिंदी में संख्या भी तत्व कहा जाता है। और ये एक ऐसा तत्व होता है बाबू, ये जहरीला होता है और पानी में जाकर के उसको जो है सो दिक्कत, पानी में जाकर के उन्हें प्रदूषित कर देता है, जिसमें मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना हो जाता है। ठीक है, बुझ रहे हैं ना अच्छा से? चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला सवाल है कि संविधान की जो धारा है, संविधान की जो धारा 21 है बाबू साहब, ये इसका संबंध किससे है बताइए? संविधान में बहुत सारा आप लोग जानते होंगे कि लगभग अब तो 400 से अधिक धाराएं हो चुकी है इसमें, है ना। तो ये जो 21 नंबर धारा है ये किससे जुड़ा हुआ है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा के संरक्षण से, या जल संसाधन के संरक्षण से, या खनिज संपदा के संरक्षण से? बताइए। तो देखिए ये जो है संविधान का धारा 21 बाबू, ये है वन्य जीव को बचाने के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जो है ये इसमें बातें लिखा हुआ है कि कैसे आखिर प्राकृतिक संसाधन बच पाएगा, है ना। देखिए प्राकृतिक संसाधन के ही गोद में हम लोग बसे हुए, हम लोग निवास कर रहे हैं, ठीक। अगर इन्हीं को नहीं बचा पाएंगे तो फिर कितना दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिएगा संविधान की धारा 21 इसी की व्याख्या करता है कि जो जंगल में जो जीव है ना, उन्हें बचाया जाए, और प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे पेड़ हो गया, मिट्टी हो गया, जो भी चीज है प्राकृतिक संसाधन में, उन्हें क्या किया जाए, बचाया जाए। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बाबू साहब हमको देखिए, जैसे आप लोग जानते होंगे कि लैला मजनू के लिए बदनाम था, मजनू लैला के लिए बदनाम था सुना सब, उसी तरीका से ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि बदनाम है। एल्युमिनियम के लिए जब भी पूछे ना तो इसका राइट आंसर बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है ना, ये बॉक्साइट होता है। आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछेगा, कभी ये पूछ देगा कि बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है, कभी उल्टा पूछेगा कि एल्युमिनियम जो है सो किससे निकाला जाता है। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, और बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बॉक्साइट। आइए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का, यानी सौर ऊर्जा के जो विकास है बाबू साहब, इसके विकास का क्या है, असीम संभावनाएं हैं? बताइए कहां पर है सर्वाधिक संभावनाएं, किस राज्य में है? तो आप सभी विद्यार्थी अभी जस्ट हम बताए हैं कि एक ऐसा राज्य जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बताइए, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है ना। हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है जो 10% इलाका को छेकता है, जगह घेरता है, और वो है, आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है बाबू राजस्थान के थार वाले इलाका में, जहां पर बालू ही बालू है। वहां पर अगर आप पापड़ फेंक दीजिएगा ना बालू पर, तो लगेगा क्या कि एकदम जैसे नहीं छानते हैं तेल में, वैसे छना जाता है पापड़ बालू पर, है ना।
हमारे सेना सब यहाँ पर जो है, चूंकि ये बॉर्डर इलाका है बाबू है, तो यहाँ पर हमारे जो है आर्मी सब होते हैं, वो एकदम सूप बड़ा जूता पहन के तब चल पाते हैं, अन्यथा यहाँ पर खाली पैर चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का सोलर प्लेट लगा करके बहुत ज्यादा जो है सो ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, और किसी भी राज्य में इतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला हमारा सवाल है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। बाबू सब, नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, ये नदी जो है, ये आप लोग जानते होंगे कि ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के बहने वाली ये नदी है ना। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये इन्हीं से जो है एकदम इन्हीं तीनों राज्यों से जो है इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। यानी यहाँ पर जो है बनाया गया है क्या चीज, एक प्रकार का नर्मदा घाटी परियोजना बनाया गया है, जिन्हें आप लोग तो ये भी जानते हैं कि ये बहुउद्देशीय परियोजना होता है ना। चलिए, तो ये समझने में कोई दिक्कत है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है ये एक ऐसा इलाका है सुना सब, जो इस नदी घाटी परियोजना से जो है क्या किया गया है, इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। और याद रखिएगा कि नर्मदा नदी पर ही हमारे देश के जो सबसे बड़े प्रतिमा है, किनका है सबसे बड़े प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, नर्मदा नदी में ही बनाया हुआ है ना। नर्मदा नदी के ही एक टापू पर जो है बनाया हुआ है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए ये तो अभी आप लोग को जस्ट हम इससे पहले बताए थे कि सौर ऊर्जा सोना एक पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि इन्हें आप लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा क्या होता है बताइए। सौर ऊर्जा हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, है ना, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ये कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं होता। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन हम सारे व्यक्ति समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये नवीकरणीय याद रखिएगा। मानवकृत का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया हुआ। अजैव का मतलब होता है क्या कि अजैव का मतलब जो निर्जीव होता है, और अनवीकरणीय का मतलब जिन्हें फिर से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। वह कौन ऐसा व्यक्ति थे बाबू जो ये बात कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। सही बात है बाबू। देखिए कि संसाधन, अगर कोई भी वस्तु जंगल में पड़ा हुआ है, अगर हम उन्हें उपयोग नहीं करेंगे तो वो संसाधन तो नहीं होगा। संसाधन होने के लिए क्या चाहिए बताइए, कि उनको कोई भी वस्तु कहीं रखा हुआ है, मान लीजिए कि जंगल में कोई लकड़ियां पड़ी हुई है, तो वो हमारे उपयोग का अगर नहीं है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं हुआ। लेकिन जब वही लकड़ी उठा करके हम अपने घर पे ला करके उसका फर्नीचर का सामान हम बनवा लेंगे तो वो क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया। तो याद रखिएगा ये कौन कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये व्यक्ति थे बाबू जो कहे थे, जिम्मरमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिम्मरमैन नामक एक भूगोलविद थे, जो भूगोल के ज्ञाता थे। वो ये बात कहे थे कि जिम्मरमैन कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, है ना। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे देश के जो बापू थे महात्मा गांधी, वो कहे थे क्या कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, है ना। आदमी पेटी नहीं भर सकता है, पेटी कितने चीजों से भरेगा बताइए, लेकिन पेट भरने के लिए बहुत चीज है। तो ये महात्मा गांधी कहे थे। संदीप पांडे जो है ये वर्षा जल संचय को लेकर के आंदोलन चालू किए थे, संरक्षण के लिए किए थे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। बाबू सब, प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है और द्वितीयक ऊर्जा क्या होता है ये आप लोग पहले जान लीजिए। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब क्या कि जो पुराने समय में जिसका उपयोग किया, जैसे कोयला का उपयोग, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस, इन सारी चीजों का उपयोग होता है। तो ये क्या हुआ कि ये डायरेक्ट प्रकृति से हमको मिल जाता है ना। तो ये प्राथमिक ऊर्जा कहलाते हैं। और जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से नहीं मिलता है, हम उन्हें बना पाते हैं, उसको द्वितीयक ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है, यानी कौन ऐसा चीज है जो डायरेक्ट हम लोगों को नेचर से, प्रकृति से नहीं मिलता है। तो बताइए आप लोग, करंट हमारा क्या जाए या ना, करंट कहीं रखल है कि खून लिए हैं, करंट गए या कहीं हमको मिल गया। कि करंट के लिए क्या करना पड़ता है, कोयला जलाइए, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को जलाइए, फिर उसका जो है बहुत प्रक्रिया करने के बाद तब जो है सो करंट बन पाता है, बिजली बन पाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो बिजली को बचाना चाहिए,
है ना। अब बिजली को बचाने से पहले इन सब चीज को बचाना चाहिए, तब तो बिजली बच पाएगा। तो विद्युत जो है बाबू वो द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से ये वाला सब हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा, क्योंकि ये सब डायरेक्ट हम लोगों को प्रकृति से मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए बाबू सब, लगता है कि आज बहुत अच्छा तरीका से आप लोग सीख रहे हैं। बढ़िया से सीखिए, हमारा नाम नहीं डूबने दीजिएगा। चलिए आइए, काली मिट्टी उपयुक्त होता है। काली मिट्टी देखिए बाबू, इससे पहले ही आप लोगों को बताए थे कि काली मिट्टी जो होता है बाबू, ये कपास के उत्पादन के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस होता है, और ये सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन के लिए पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को सुना, रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है बताइए? ये सारा लोग ध्यान में रखिएगा। ये 1-3 जो है सो नहीं हो पाएगा। लीची के लिए, गेहूं के लिए नहीं, बाजरा के लिए नहीं, कपास के लिए। कपास क्या एक प्रकार का रेशेदार फसल है, इनसे रुइया की प्राप्ति होती है। रुई जानते हैं, रुई है ना, उसकी प्राप्ति, कॉटन की प्राप्ति होती है, जिनसे धागा बनता है, और धागा से देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा कपड़ा बनता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है भाई हमारे देश में, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है ये बताना आप लोगों को। तो हमारे देश में सर्वाधिक वर्षा क्या पूर्णिया में होती है, कि चेरापूंजी में होती है, कि कोची में होती है, कि मानसीराम में होती है? कहाँ होती है? एक राज्य है बाबू जो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उनका नाम है वर्षा पर है ना, मेघालय। मेघालय। और इस राज्य में ही सबसे अधिक बाबू वर्षा होता है, क्योंकि देखिए इसका नाम ही ऐसा है कि मेघालय नाम है, जहां पर बहुत ज्यादा मेघ लगा रहता है, वर्षा बहुत अधिक होती है। तो बाबू मेघालय में ही एक जगह है मानसीराम, है ना, मानसीराम। पहले चेरापूंजी इसका हुआ करता था, लेकिन अब मानसीराम में बहुत अधिक वर्षा जो है सो नोट किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हमारे देश में मेघालय राज्य है, और मेघालय राज्य में मानसीराम एक जगह है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में टिप टिप वर्षा पानी, यानी यहाँ पर वर्षा होते ही रहता है, बादल लगा ही रहता है ना। और एक बात आप लोग ये भी जान लीजिए कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर इस एशिया महादेश के सबसे सुंदर गांव है हमारे इस मेघालय राज्य में। तो ये कितनी अच्छे की बात है कि बताइए, हमारे देश में एशिया महादेश का सबसे सुंदर गांव है, और वो गांव का नाम है मावलिननांग। मावलिननांग गांव जो है मेघालय में स्थित है। यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर होते हैं मेघालय राज्य के। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। देखिए अभी जस्ट हम चर्चा किए थे कि विद्युत जो होता है, विद्युत ये क्या होता है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं होता है, ये द्वितीयक ऊर्जा होता है। ये डायरेक्ट प्रकृति से नहीं बाबू इनको आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कोयला देखिए गया खनन कर लेंगे कहीं पर तो प्राप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कहीं खनन करेंगे मिल जाएगा, तो ये हुआ प्राथमिक ऊर्जा। लेकिन द्वितीयक ऊर्जा करंट क्या हम कहीं जाएंगे विद्युत हमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पीतल बनाया जाता है। पीतल बाबू एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु है, अलाव है, मिश्र धातु है। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, और ये मिश्र धातु जो है बाबू आप लोग जानते होंगे, पीतल तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। तांबा प्लस जिंक या जस्ता से मिलकर के बना होता है। तांबा को कॉपर और जिंक का जो है Zn, इसका जो है इसी से मिला करके ये बना होता है। तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, दो ही इसका मुख्य घटक होता है पीतल। समझने में कोई दिक्कत है बाबू सब? हमको लग रहा है कि आज आप लोगों का 30 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बहुत ही सुंदर तरीका से सोना सब आप लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।